अभी तक हमने पढ़ा फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे फॉलो होता है या फिर इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, उन सब ने एक्सेप्ट किया था एक पूरा यूनियन बनाने को। दैट वाज कॉल्ड ऑफिशियली इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सिंपल बोलते हैं इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने क्लियरली रूल्स ले डाउन किए कि क्या होगा कैसे होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने फेडरलिज्म वर्ड का यूज तो नहीं किया, फेडरलिज्म वर्ड का कहीं यूज नहीं किया, बट फेडरलिज्म के सातों फीचर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी सारी चीजें खुद में रखना, सारे फीचर्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली रूल्स ले डाउन किए हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरह काम करेगी और किस चीज पे क्या रूल बनाया जाएगा। हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, अलग अलग जगह रूल बनाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट लिखी हुई है कि किस जगह कौन सी गवर्नमेंट रूल बनाएगी। उनके नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि हमारे वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का मतलब जो सब्जेक्ट्स पूरे नेशन को एज अ होल इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब पूरे कंट्री को इफेक्ट करेंगे, सिर्फ किसी स्टेट को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो सारी चीजें रखी गई हैं यूनियन लिस्ट। जैसे कि डिफेंस, हमारे कंट्री में स्टेट वाइज आर्मी नहीं है, किसी कंट्री में स्टेट वाइज आर्मी नहीं होती है, पूरी कंट्री की एक आर्मी है। तो डिफेंस ये पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर कहीं पर अटैक होता है इंडिया किसी साइड से तो वो पूरा इंडिया उस पर अटैक हुआ है। ये नहीं कि हम बोलेंगे यूपी अटैक हुआ तो यूपी बचेगा, नहीं। डिफेंस इज अ इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसी फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी पूरे इंडिया में सेम चलती है। बैंकिंग, एसबीआई है तो हर एक स्टेट में होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एज अ होल। तो ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में रखी गई। यूनियन लिस्ट की खास बात ये है कि यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, छू भी नहीं सकती। दूसरा आता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज अ कंट्री होल नहीं होती, जो स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है, हर स्टेट में अलग अलग होगा। जैसे कि पुलिस हर स्टेट की अलग होती है, ट्रेड स्टेट डिपेंड करता है, स्टेट क्या प्रोड्यूस करता है, उसको क्या चाहिए, कैसे बेचेगा वगैरह वगैरह। कॉमर्स सेम। एग्रीकल्चर और इरिगेशन, किसी स्टेट में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, किसी स्टेट में बहुत कम होता है, किसी स्टेट में किसी और चीज का एग्रीकल्चर होता है, बाकी स्टेट में किसी और चीज का होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। तो वो सब्जेक्ट्स जो हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जिनके लिए जिनमें स्टेट को ज्यादा नॉलेज होगी सेंटर से, वो रखे जाते हैं स्टेट लिस्ट में। और जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होते हैं उन पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। ये सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली रिटन है। जो स्टेट लिस्ट में है उनमें केवल स्टेट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ नहीं बना सकती। अब ये सब्जेक्ट्स तो हो गए जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट के होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट के होते हैं। जैसे कि एजुकेशन, स्टेट बोर्ड भी होता है और पूरी कंट्री में सीबीएसई बोर्ड वगैरह भी। जैसे कि फॉरेस्ट स्टेट पे डिपेंड करता है और कंट्री को भी पूरे एज अ होल, या एक स्टेट में बहुत ज्यादा हरियाली है तो वो पूरे कंट्री को अफेक्ट करती है, एक स्टेट बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो पूरे कंट्री को अफेक्ट करेगा। मैरिजेस और अडॉप्शन सेक्शन वगैरह वगैरह। तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट के हैं। तो इनमें दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर लॉ कन्फ्लिक्ट करते हैं, सेंट्रल का लॉ कुछ और कहता है और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कुछ और कहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ माना जाता है। यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। ये तो हो गए सारे सब्जेक्ट्स, कुछ हो गए जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, कुछ हो गए जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, कुछ हो गए जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जब बना था तब लिखे गए थे। अब आप सोच रहे होगे व्हाट अबाउट दोज सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह वगैरह, उनके ऊपर भी लॉ बनाने का, जो उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर है वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। जो सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन नहीं है, अगर उनके ऊपर लॉ बनेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। सो दिस इज हाउ ये जो पावर्स ले डाउन है इनका है। और इनको चेंज करना जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ही आता है, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने समझाया था कैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की भी वो होनी चाहिए सहमति और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सहमति होनी चाहिए।